हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन भावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो सखियाँ, चंदा और पद्मा की कहानी, जो एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हाल बताती थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारी बहन, तुम्हारे प्रथम मिलन की कौतूहलमय कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुझे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समझा था तुम्हें मुझ पर हसद होगा, पर क्रिया उल्टी हो गई। तुम्हें चारों ओर हरियाली ही नजर आती है। मैं जिधर नजर डालती हूँ सूखे रेत और नग्न कीले के सिवा और कुछ नहीं। खैर, अब कुछ मेरा वृतांत सुनो। अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई। विनोद की अविचलित दार्शनिकता अब असह्य हो गई है। कुछ विचित्र जीव है। घर में आग लगे पत्थर पड़े इनकी बला से। मुझे इन पर जरा भी दया नहीं आती। मैं सुबह से शाम तक घर के झंझटों में कूड़ा करूं, इन्हें कुछ परवाह नहीं। ऐसा सहानुभूति से खाली आदमी कभी नहीं देखा था। इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी। अभी तो खैर दो ही प्राणी हैं, लेकिन कहीं बाल बच्चे हो गए तब तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। ईश्वर ना करे वो दारुण विपत्ति मेरे सर पड़े। चंदा, मुझे अब दिल से लगी हुई है कि किसी भांति इनकी वो समाधि भंग कर दूं, मगर कोई उपाय सफल नहीं होता, कोई चाल ठीक नहीं पड़ती। एक दिन मैंने उनके कमरे के लैंप का बल्ब फोड़ दिया। कमरा अंधेरा पड़ रहा। आप सैर करके आए तो कमरा अंधेरा देखा। मुझसे पूछा। मैंने कह दिया बल्ब टूट गया। बस आपने भोजन किया और मेरे कमरे में आकर लेटे रहे। पत्रों और उपन्यासों की ओर देखा तक नहीं। ना जाने वो उत्सुकता कहाँ विलीन हो गई। दिन भर गुजर गया। आपको बल्ब लगवाने की कोई फिक्र नहीं। आखिर मुझी को बाजार से लाना पड़ा। एक दिन मैंने झुंझलाकर रसोई को निकाल दिया। सोचा जब लाला रात भर भूखे सोएगा तब आंखें खुलेंगी, मगर इस भले आदमी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय ना मिली, कुछ परवाह नहीं। ठीक 10 बजे अपने कपड़े पहने एक बार रसोई की ओर जाकर देखा, सन्नाटा था। बस कॉलेज चल दिए। एक आदमी पूछता है, महाराज कहाँ है, क्यों गया, अब क्या इंतजाम होगा, कौन खाना पकाएगा। कम से कम इतना तो मुझसे कह ही सकते थे कि तुम अगर नहीं पका सकती तो बाजार ही से कुछ खाना मंगवा लो। जब वो चले गए तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ। रॉयल होटल से खाना मंगवाया और बैरे के हाथ कॉलेज भेज दिया, पर खुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था। सर में दर्द होने लगा। आप कॉलेज से आए और मुझे पड़े देखा तो ऐसे परेशान हुए मानो मुझे त्रिदोष है। उसी वक्त एक डॉक्टर बुला भेजा। डॉक्टर आए, आंखें देखी, जुबान देखी, हरकत देखी। लगाने की दवा अलग दी, पीने की अलग। आदमी दवा लेने गया, लौटा तो बाहर रुपए का बिल भी था। मुझे इन सारी बातों पर इतना क्रोध आ रहा था कि कहाँ भाग चली जाऊं। उस पर आप आराम कुर्सी डालकर मेरे चारपाई के पास बैठ गए और एक एक पल पे पूछने लगे, कैसा जी है, दर्द कुछ कम हुआ। यहाँ मारे भूख के आंतें कुलकुला रही थी। दवा हाथ से छुई तक नहीं। आखिर झक मारकर मैंने फिर बैरे से खाना मंगवाया। फिर चाल उल्टी पड़ी। मैं डरी थी कि कहीं सवेरे फिर वो महाशय डॉक्टर को ना बुला बैठे, इसलिए सवेरे होते ही हार कर फिर घर के काम धंधे में लग गई। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। अपने पुराने महाराज को बेकसूर निकाल कर दंड स्वरूप एक काठ के उल्लू को रखना पड़ा, जो मामूली चपातियां तक नहीं पका सकता। उस दिन से एक नई बवाल गले पड़ी। दोनों वक्त 2 घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं। इसे अपनी पाक कला पर ऐसा घमंड है कि मैं चाहे जितना बकूं, पर करता अपने मन की ही है। उस पर बीच बीच में मुस्कुराने लगता है, मानो कहता हो
कि तुम इन बातों को क्या जानो, चुपचाप बैठे देखती जाओ। चलाने चली थी विनोद को और खुद चल गई। रुपए खर्च हुए, वो तो हुए ही, एक और जंजाल में फंस गई। मैं खुद जानती हूँ कि विनोद का डॉक्टर को बुलाना या मेरे पास बैठे रहना केवल दिखावा था। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट ना थी, चित्त जरा भी अशांत ना था। चंदा, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं जानती कि ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी क्या दशा होती, पर मेरे लिए इस दशा में रहना असह्य है। मैं आगे जो वृतांत कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम नाक भौं सिकोड़ोगी, मुझे कोसों की कलंकनी कहोगी, पर जो चाहो कहो, मुझे परवाह नहीं। आज 4 दिन होते हैं मैंने त्रिया चरित्र का एक नया अभिनय किया। हम दोनों सिनेमा देखने गए थे। वहाँ मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे। विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं मानो ध्यान अवस्था में हो, ना बोलना ना चालना। फिल्म इतनी सुंदर थी, एक्टिंग इतनी संजीव कि मेरे मुंह में बार बार प्रशंसा के शब्द निकलते जाते थे। बंगाली बाबू को भी बड़ा आनंद आ रहा था। हम दोनों उस फिल्म पर आलोचनाएं करने लगे। वो फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्याख्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था। फिल्म से ज्यादा मजा मुझे उसकी बातों में आ रहा था। बहन, सच कहती हूँ, शक्ल सूरत में वो विनोद के तुलनाओं की बराबरी भी नहीं कर सकता, पर केवल विनोद को जलाने के लिए मैं उससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगी। उसने समझा कोई शिकार फंस गया। अवकाश के समय वो बाहर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई, पर विनोद अपनी जगह बैठे रहे। मैंने कहा, बाहर चलते हैं, मेरी तो बैठे बैठे कमर दुख गई। विनोद बोले, हाँ हाँ चलो, इधर उधर टहल आए। मैंने लापरवाही से कहा, तुम्हारा जी ना चाहे तो मत चलो, मैं मजबूर नहीं कर। विनोद फिर अपनी जगह पर बैठे हुए बोले, अच्छी बात है। मैं बाहर गई तो बंगाली बाबू ने पूछा, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरे पति यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अच्छा, वो आपके पति थे? अजीब आदमी है। आपको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है। हाँ, मेरा मकान तो बंगाल में है। कंचनपुर के महाराज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। महाराज साहब वाइसराय से मिलने आए हैं। तो अभी 2-4 दिन रहिएगा? जी हाँ, आशा तो करता हूँ। रहूँ तो साल भर रह जाऊँ तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊँ। हमारे महाराज साहब का कुछ ठीक नहीं। यूं बड़े सज्जन हैं और मिलनसार है, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। यह बातें करते करते हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। बाबू ने चाय और टोस्ट लिया, मैंने सिर्फ चाय ली। तो इसी वक्त आपका महाराज से परिचय करा दूं। आपको आश्चर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता और विनय हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आप मुग्ध हो जाएंगे। मैंने आईने में अपनी सूरत देखकर कहा, जी नहीं, फिर किसी दिन रखिए। आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। क्या आपकी स्त्री आपके साथ नहीं आई? युवक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी कुंवारा हूँ और शायद कुंवारा ही रहूं। मैंने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, तो आप भी स्त्रियों से भागने वाले जीवों में से हैं? इतनी बातें तो हो गई, पर आपका नाम तक नहीं पूछा। बाबू ने अपना नाम भुवन मोहन दास गुप्ता बताया। मैंने अपना परिचय दिया। जी नहीं, मैं उन अभागों में हूँ जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते। रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप और गुण में मेल बहुत कम देखने को आता है। जिस रमणी से मेरा प्रेम था वो आज एक बड़े वकील की पत्नी है। मैं गरीब था। इसकी सजा मुझे ऐसी मिली कि जीवन पर्यंत ना भूलूंगा। साल भर जिसकी उपासना की, जब उसने मुझे धन पर बलिदान कर दिया तो अब और क्या आशा रखूं? मैंने हंसकर कहा, आपने बहुत जल्दी हिम्मत हार दी। भुवन ने सामने द्वार की ओर ताकते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा जो रमणियों से परास्त न हुआ हो। ये हृदय पर चोट करती है और हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है। जिस रमणी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समझकर पैरों से कुचल दिया, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ
कि मेरी आंखों में धन कितना तुच्छ वस्तु है। यही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरा जीवन उस दिन सफल होगा जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा और उसका पति मुझसे मिलने में अपना सौभाग्य समझेगा। मैंने गंभीरता से कहा, यह तो कोई बहुत ऊंचा उद्देश्य नहीं है। आप ये क्यों समझते हैं कि विमला ने केवल धन के लिए आपका परित्याग किया? संभव है इसके और भी कारण हो। माता पिता ने उस पर दबाव डाला हो या अपने में ही उसे कोई त्रुटि दिखलाई दी हो जिससे आपका जीवन दुखमय हो जाता। आप ये क्यों समझते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होकर आप इतने दुखी हुए, उसी प्रेम से वंचित होकर वो सुखी हुई होगी? संभव था कोई धनी स्त्री पाकर आप भी फिसल जाते। भुवन ने जोर देकर कहा, यह असंभव है, सर्वथा असंभव है। मैं उसके लिए त्रिलोक का राज्य भी त्याग देता। मैंने हंसकर कहा, हाँ, इस वक्त आप ऐसा कह सकते हैं, मगर ऐसी परीक्षा में पढ़कर आपकी क्या दशा होती, इसे आप निश्चय पूर्वक नहीं बता सकते। सिपाही की बहादुरी का परिणाम उसकी तलवार है, उसकी जुबान नहीं। इसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको उस परीक्षा में नहीं पढ़ना पड़ा। वह प्रेम नहीं है जो प्रत्याघात की शरण ले। प्रेम का आदि भी सहृदयता है और अंत भी सहृदयता। संभव है आपको अब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जो विमला की तरफ आपको नर्म कर दे। भुवन गहरे विचार में डूब गया। 1 मिनट के बाद उन्होंने सर उठाया और बोले, सेड मिसेज विनोद, आपने आज एक ऐसी बात सुझा दी जो आज तक मेरे ध्यान में आई ही ना थी। यह भाव कभी मेरे मन में उदय ही नहीं हुआ। मैं इतना उदार क्यों हो गया, समझ में नहीं आता। मुझे आज मालूम हुआ कि प्रेम के ऊंचे आदर्श का पालन रमणीय ही कर सकती है। पुरुष कभी प्रेम के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। वो प्रेम को स्वाद और वासना से पृथक नहीं कर सकता। अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। आपने मुझे आज शिक्षा दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह कहते कहते भुवन सहसा चौंक पड़े और बोले, ओह, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। सारा रहस्य समझ में आ गया। अब कोई बात छिपी नहीं है। ओह, मैंने विमला के साथ घोर अन्याय किया, महान अन्याय। मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। विमला, मुझे क्षमा करो। भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे। बार बार मुझे धन्यवाद देते थे और अपनी मूर्खता पर पछताते थे। मुझे इसकी सुध ही ना रही कि कब घंटी बजी, कब खेल शुरू हुआ। यकायक विनोद कमरे में आए। मैं चौंक पड़ी। मैंने उनके मुख की ओर देखा, किसी भाव का पता न था। बोले, तुम अभी यहीं हो पद्मा? खेल शुरू हुए तो देर हुई। मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा था। मैं हक बका कर उठ खड़ी हुई और बोली, खेल शुरू हो गया? घंटी की आवाज तो सुनाई ही नहीं दी। भुवन भी उठे। हम फिर आकर तमाशा देखने लगे। विनोद ने मुझे अगर उस वक्त 2-4 लगने वाली बातें कह दी होती, उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई देती, तो मेरा अशांत हृदय संभल जाता, मेरे मन को ढांढस होती। पर उनके अविचलित विश्वास ने मुझे और भी अशांत कर दिया। बहन, मैं चाहती हूँ वो मुझ पर शासन करे। मैं उनकी कठोरता, उनकी उदंडता, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम प्रमोद विलास का रूप देख चुकी। इससे मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं होती। तुम उस पिता को क्या कहोगी जो अपने पुत्र को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, पर उसकी शिक्षा दीक्षा की कुछ चिंता ना करे। जिस राह जाए उस राह जाने दे, जो कुछ करे वो करने दे, कभी उसे कड़ी आंखों से देखे भी नहीं। ऐसा लड़का अवश्य ही आवारा हो जाएगा। मेरा भी वही हाल हुआ जाता है। यह उदासीनता मेरे लिए असह्य है। इस भले आदमी ने यहाँ तक न पूछा कि भुवन कौन है। भुवन ने यही समझा होगा कि इसका पति इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं, मुझे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। वो मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसी तरह चाहते हैं कि मैं भी उनकी किसी काम में हस्तक्षेप ना करूं। मैं इस स्वाधीनता को दोनों ही के लिए
विषतुल्य समझती हूँ। संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल्य हो, घर में तो पराधीनता ही फलती फूलती है। मैं जिस तरह अपने जेवर को अपना समझती हूँ, उसी तरह विनोद को अपना समझना चाहती हूँ। अगर मुझसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दे तो मैं लड़ पड़ूंगी। मैं चाहती हूँ, कहाँ हूँ, क्या पढ़ती हूँ, किस तरह जीवन व्यतीत करती हूँ, इन सारी बातों पर विनोद की तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए। जब वह मेरी परवाह नहीं करते तो मैं उनकी परवाह क्यों करूँ? इस खींचातानी में हम दोनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। और क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि वह किन मित्रों को रोज पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। खैर, मैं क्या लिख रही थी, क्या कहने लगी। विनोद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं फिर भुवन से फिल्म के संबंध में बातें करने लगी। जब खेल खत्म हो गया और हम लोग बाहर आए तो टांगा ठीक करने लगे, तो भुवन ने कहा, मैं अपनी कार में आपको पहुंचा दूंगा। हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से कहा, कल हमारे यहाँ दोपहर का खाना खाइएगा। भुवन ने भी स्वीकार कर लिया। भुवन तो हमें पहुंचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ी देर तक उन्हीं की तरफ लगा रहा। इन 2-3 घंटों में भुवन को जितना समझी उतना विनोद को आज तक ना समझी। मैंने भी अपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दी उतनी विनोद से आज तक नहीं कही। भुवन उन मनुष्य में है जो किसी पर पुरुष को मेरी कुदृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेगा। उसी तरह मुझे किसी पुरुष से हंसते देखकर मेरा खून पी लेगा और जरूरत पड़ी तो मेरे लिए आग में कूद पड़ेगा। ऐसा ही पुरुष चरित्र मेरे हृदय पर विजय पा सकता है। मेरे ही हृदय पर नहीं, नारी जाति ऐसे ही पुरुष पर जान देती है। वो निर्बल है, इसलिए बलवान का आश्रय ढूंढती है। बहन, तुम ऊब गई होगी। खत बहुत लंबा हो गया, मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता। मैंने सवेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोईया तो कांट का उल्लू है। मैंने सारा काम अपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा आनंद मुझे और कभी ना मिला था। भुवन बाबू की कार ठीक समय पर आ पहुंची। भुवन उतरे और सीधा मेरे कमरे में आए। 2-4 बातें हुई। डिनर टेबल पर जा पहुंचे। विनोद भी भोजन करने आए। मैंने उन दोनों आदमियों का परिचय करा दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विनोद ने भुवन की ओर कुछ उदासीनता दिखाई। इन्हें राजाओं रईसों से चिढ़ है, साम्यवादी है। जब राजाओं से चिढ़ है तो उनकी पिठों से क्यों न होती। वह समझते हैं इन रईसों के दरबार में खुशामदी निकम्मे सिद्धांतहीन चरित्रहीन लोगों का जमघट रहता है, जिनका इसके सिवाय और कोई काम नहीं कि अपने रईस की हर एक उचित अनुचित इच्छा पूरी करे और प्रजा का गला काट कर अपना घर भरे। भोजन के समय बातचीत की धारा घूमते घूमते विवाह और प्रेम जैसे महत्व के विषय पर आ पहुंची। विनोद ने कहा, नहीं, मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का आविष्कार उस समय हुआ था जब मनुष्य सभ्यता की प्रारंभिक दशा में था। अब से दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, मगर विवाह प्रथा में ज्यों भर भी अंतर नहीं पड़ा। यह प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं। भुवन ने कहा, आखिर आपको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं? विनोद ने विचार कर कहा, इसमें सबसे बड़ा ऐब यह है कि यह सामाजिक प्रश्न को धार्मिक रूप देता है, और दूसरा यह कि यह व्यक्ति की स्वाधीनता में बाधक है। यह स्त्री व्रत और पतिव्रत का स्वांग रचकर हमारी आत्मा को संकुचित कर देता है। हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है, उतनी और किसी भौतिक या दैविक क्रांति से भी नहीं हुई। इसने मिथ्या आदर्शों को हमारे सामने रख दिया और आज तक हम अपनी पुरानी सड़ी हुई लज्जाजनक पार्श्विक लकीरों को पीटते जाते हैं। व्रत केवल एक निरर्थक बंधन का नाम है। इतना महत्वपूर्ण नाम देकर हमने उस कैद को धार्मिक रूप दे दिया है। पुरुष क्यों चाहता है कि स्त्री उसको ईश्वर समझे, अपना सर्वस्व समझे? केवल इसलिए कि वो उसका भरण पोषण करता है? क्या स्त्री का कर्तव्य केवल पुरुष की संपत्ति के लिए वारिस पैदा करना है? उस संपत्ति के लिए
जिस पर हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार पति के देहांत के बाद उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। समाज की यह सारी व्यवस्था, सारा संगठन संपत्ति रक्षा के आधार पर हुआ है। इसने संपत्ति को प्रधान और व्यक्ति को गौण कर दिया है। हमारे ही वीर्य से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे। इस मनोभाव में कितनी स्वार्थ, अंधता, कितनी दासत्व छुपा हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि आज घर में, देश में, संसार में अपने क्रूर स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहा रही है तो क्या आश्चर्य है। मैं इस वैवाहिक प्रथा की सारी बुराइयों का मूल्य समझता हूँ। भुवन चकित हो गया, मैं खुद चकित हो गई। विनोद ने इस विषय पर मुझसे कभी इतनी स्पष्टता से बातचीत न की थी। मैं ये तो जानती थी वो साम्यवादी है, एक दो बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ, पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं, ये मुझे मालूम न था। भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शनिक विचारों की गंध तक न पाई। जरा देर के बाद बोले, प्रोफेसर साहब, आपने तो मुझे बड़े चक्कर में डाल दिया। आखिर आप इस प्रथा की जगह कोई और प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की आवश्यकता ही नहीं समझते? जिस तरह पशु पक्षी आपस में मिलते हैं वो हमें भी करना चाहिए। विनोद ने तुरंत उत्तर दिया, बहुत कुछ। पशु पक्षी में सभी का मानसिक विकास एक सा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जोड़ों के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते। कुछ ऐसे हैं जो एक बार बच्चा पैदा करने के बाद अलग हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवन पर्यटन एक साथ रहते हैं। कितनी ही भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। मैं मनुष्य होने के नाते उसी श्रेणी को श्रेष्ठ समझता हूँ जो जीवन पर्यटन एक साथ रहते हैं, मगर स्वेच्छा से। उनके यहाँ कोई कैद नहीं, कोई सजा नहीं। दोनों अपने अपने चारे दाने का फिक्र करते हैं, दोनों मिलकर रहने का स्थान बनाते हैं, दोनों साथ बच्चे का पालन करते हैं। उनके बीच में कोई तीसरा नर या मादा आ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उनमें से जब एक मर जाता है तो दूसरा मरते दम तक फुटैल रहता है। यह अंधेरा मनुष्य जाति में ही है कि स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बात की और उसके पुरुष की छाती पर सांप लौटने लगा। खून खराबे के मंसूबे सोचे जाने लगे। पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री की और रसिक नेत्रों से देखा तो अर्धांगिनी ने त्योरियां बदली, पति के प्राण लेने को तैयार हो गई। यह सब क्या है? ऐसा मनुष्य समाज सभ्यता की किस मुंह से दावा कर सकता है? भुवन ने सिर सहलाते हुए कहा, मगर मनुष्य में भी तो भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। कुछ लोग हर महीने नया जोड़ा खोज निकालेंगे। विनोद ने हंसकर कहा, लेकिन यह इतना आसान न होगा। यहाँ तो वो ऐसी स्त्री चाहेंगे जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो, और उसे एक मुश्त सारी रकम अदा करना पड़ेगी। भुवन भी हंसे। आप अपने आप को किस श्रेणी में रखेंगे? विनोद इस प्रश्न के लिए तैयार न थे। हावी बेढंगा सा सवाल। छेपते हुए बोले, परिस्थितियां जिस श्रेणी में ले जाए। मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पूर्ण स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारण नहीं है कि मेरा मन किसी नवयौवन की ओर आकर्षित हो और वो भी मुझे चाहे, तो भी मैं समाज और नीति के भेद से उसकी ओर ताक ना सकूं। मैं इसे पाप नहीं समझता। भुवन अभी कुछ उत्तर ना दे पाए थे कि विनोद उठ खड़े हुए। कॉलेज के लिए देर हो रही थी। तुरंत कपड़े पहने और चल दिए। हम दोनों दीवान खाने में आकर बैठे और बातें करने लगे। भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा, कुछ सुना? कहाँ जाकर तान टूटी? मैंने मारे शर्म के सर झुका लिया। क्या जवाब देती? विनोद की अंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर आघात किया था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि विनोद ने केवल मुझे सुनाने के लिए विवाह का यह नया खंडन तैयार किया है। वो मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहते हैं। वो किसी रमणी की ताक में है। मुझसे उनका जी भर गया। वो ख्याल करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी आंख से आंसू बहने लगे। कदाचित एकांत में मैं न रोती, पर भुवन के सामने मैं संयत न रह सकी। भुवन ने मुझे बहुत सांत्वना दी। आप व्यर्थ इतना शोक करती हैं।
मिस्टर विनोद आपका मान ना करे, पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके संकेत पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। आप जैसी रमणी रतन पाकर संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो अपने भाग्य को धन्य न मानेगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे भुवन की यह बात बुरी मालूम हुई। क्रोध से मेरा मुख लाल हो गया। यह धूर्त मेरी इस दुर्बलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है। दुर्भाग्य पर बराबर रोना आता था। अभी विवाह हुए साल भी नहीं पूरा हुआ, मेरी यह दशा हो गई कि दूसरों को मुझे बहकाने और मुझ पर अपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने अपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चरणों पर अर्पित किया था, मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्दी मैं उनकी आंखों से गिर जाऊंगी और मुझे परित्यक्ता समझ फिर शोधे मुझ पर डोरे डालेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे ज़रा विश्राम करने दीजिए। हाँ हाँ, आराम करें, मैं बैठा देखता रहूँगा। जी नहीं, अब आप कृपा करके जाइए, यूँ मुझे आराम ना मिलेगा। अच्छी बात है, आप आराम कीजिए, मैं संध्या समय आकर देख जाऊँगा। जी नहीं, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो मैं कल आऊँगा, शायद महाराजा साहब भी आवे। नहीं, आप लोग मेरे बुलाने का इंतज़ार कीजिए, बिना बुलाए ना आइएगा। ये कहते हुए मैं उठकर अपने सोने के कमरे की ओर चली। भुवन एक क्षण मेरी ओर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया। बहन, इसे 2 दिन हो गए हैं, पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन 2-3 बार आ चुके हैं, मगर मैंने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब शायद उसे फिर आने का साहस ना होगा। ईश्वर ने बड़े नाजुक मौके पर मुझे सुबुद्धि प्रदान की, नहीं तो मैं अब तक अपना सर्वनाश कर बैठी होती। विनोद प्रायः मेरे साथ ही बैठे रहते हैं, लेकिन उनसे बोलने का मेरा जी नहीं चाहता। जो पुरुष व्यभिचार का दार्शनिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी आंखों में विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई मूल्य नहीं, जो ना मेरा हो सकता है ना मुझे अपना बना सकता है, उसके साथ मुझ जैसी माननीय गर्भिणी स्त्री का कै दिन निर्वाह होगा। बस अब विदा होती हूँ। बहन, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत सब अमूल्य समय ले लिया, मगर इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं, सहानुभूति चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।